आज हम 12th केमिस्ट्री में भी जो है सेकंड यूनिट देखने जा रहे हैं जिसका नाम है सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन। महलूल और महलूल की अददी खसूसियात। महलूल और महलूल की अददी खसूसियात करके जो है ये यूनिट देखने जा रहे हैं। सबसे पहले महलूल किसे कहते हैं और महलूल जो है दो तरह के जो है किस तरह से यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। एक हम देख रहे हैं कि सादा महलूल जिसको हम कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन, और दूसरा कहते हैं कोलिगेटिव सॉल्यूशन। हकीकी महलूल ट्रू सॉल्यूशन का मतलब होता है ऐसा महलूल जो साफ और शफाफ होता है जिसमें उसके तमाम अज्जा की हैयत एक जैसी होती है, तो उस महलूल को हम क्या कहते हैं? ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन बोले तो क्या है? आपको मालूम है लास्ट ईयर अपने 11th क्लास में देखिए सॉल्यूशन जो तैयार होता है कैसे तैयार होता है। सॉल्यूशन की तैयारी होती है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यानी मुनहिल और मोहलिल को जो हम आपस में जब मिलाते हैं तो महलूल की तैयारी होती है, इसे महलूल कहते हैं। ये महलूल की डेफिनेशन हमने लास्ट ईयर देखे हैं। महलूल जो है किससे बनता है? मुनहिल और मोहलिल दोनों आपस में जब मिलते हैं तब जाके क्या बनता है? महलूल बनता है। तो यहाँ पे सबसे पहला कौन सा देख रहे हैं? ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन कौन सा देख रहे हैं कि हकीकी महलूल वो महलूल जिसमें तमाम अज्जा की हैयत दैट इज सेम फेज, उनकी हैयत कैसी हो? हम जिनसी हो, एक दूसरे को पूरी तरह से हल होने वाला हो। जैसे नमक और पानी का महलूल, शक्कर और पानी का महलूल, ये कैसा महलूल है? साफ और शफाफ है, इसमें से आसमान आपको नजर आता है। तो ऐसे महलूल कौन सा महलूल कहते हैं? ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं, जिसमें तमाम अज्जा की हैयत जो है एक जैसी हो, यकसा हो, उसे ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। ट्रू सॉल्यूशन में ज़राती सामत जो है 10 की पॉवर 1000 सेंटीमीटर की रहती है। इन्हें बहुत ही कम ज़रात की सामत होती है इसमें। हकीकी महलूल में या जिसको ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं साफ और शफाफ महलूल होता है जिसमें तमाम अज्जा की हैयत एक जैसी होती है और ज़रात की सामत जो है इसमें बहुत छोटी होती है, इसको हम जो है हकीकी महलूल कहते हैं। दूसरा टाइप जो है कौन सा देखते हैं? ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन लसनियाती महलूल इसको कहते हैं या आदती महलूल कहते हैं। ऐसा महलूल जिसमें उसके तमाम अज्जा की हैयत एक जैसी ना हो, गैर शफाफ महलूल हो, उस महलूल को हम कहते हैं कोलिगेटिव सॉल्यूशन या उसको कहते हैं आदती महलूल कहते हैं या लसनियाती महलूल कहते हैं। यानी यहाँ पर जो है दे हैव डिफरेंट फेज, मुख्तलिफ हैयत के उनकी होनी चाहिए, एक दूसरे में पूरी तरह से वो हल होने वाले ना हो। यानी कि आदती महलूल कैसे तैयार होता है कि मुनहिल और मोहलिल जो है इसमें जो हल होने की शराय वो कम रहती है, यानी उनकी हैयत कैसी रहती है? मुख्तलिफ रहती है। तो ऐसे महलूल कौन सा महलूल कहते हैं? हम आदती महलूल कहते हैं या उसको वहां पर जो है लसनियाती महलूल कहा जाता है। इसमें ज़राती सामत जो है 10 की पॉवर 7 सेंटीमीटर से लेकर 10 की पॉवर 4 सेंटीमीटर तक रहती है। यानी हमें ज़राती सामत बड़ी होती है एज कंपेयर टू ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन में ज़राती सामत बहुत छोटी होती है, लेकिन लसनियाती महलूल में या आदती महलूल में ज़राती सामत कैसी होती है? बड़ी होती है। और ये गैर शफाफ महलूल है, दैट इज नॉन ट्रांसपेरेंट। गैर शफाफ महलूल होता है और ये कौन सा महलूल होता है? ट्रांसपेरेंट महलूल होता है। ट्रू सॉल्यूशन इज ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन, शफाफ महलूल है। कोलिगेटिव सॉल्यूशन नॉन ट्रांसपेरेंट है, ये लसनियाती महलूल या आदती महलूल है कैसा है? गैर शफाफ महलूल है, इसमें ज़राती सामत बड़ी होती है और गैर हमजिनसियत हो रहती है उसमें, या उनकी हैयत मुख्तलिफ होती है। तो ऐसे इसको क्या कहते हैं? हम आदती महलूल कहते हैं। जबकि हकीकी महलूल क्या है कि इसमें हैयत एक जैसी होती है, तमाम मुनहिल और मोहलिल एक दूसरे में मिले जुले होते हैं, वहां पे हमजिनसी होते हैं और शफाफ महलूल होता है और ज़रात की सामत उसमें कैसी होती है? छोटी होती है। ऐसे महलूल को हम ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। ये दो तरह के महलूल। लेकिन महलूल की हमको यहाँ पर मुख्तलिफ किस्में देखना है, महलूल किस तरह से तैयार होता है। तो यहाँ पर जो है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जो है हमें देखना है। यहाँ पर हम ले रहे सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, इन पर मुनसिब करेंगे। अगर सोल्यूट यहाँ पर जो है अगर हम
कर ले रहे हैं गैस, ठोस माय गैस, यानी ऐसे वैल्यूल जिसमें सॉल्वेंट जो है अमूमन तौर से ठोस रहेगा, सिर्फ बदलेगा क्या, सॉलिड बदलेगा। कि सॉलिड यहाँ पर कैसा है, सॉलिड है, तो सॉलिड में हल किया हुआ, लिक्विड सॉलिड में हल किया हुआ, गैस सॉलिड में हल किया हुआ, तो ऐसे वैल्यू जो है इसका वैल्यू तैयार होगा। यानी मात्रा की हालत पर निश्चित करते हैं। इट इज डिपेंड ऑफ सॉल्यूशन नेचर, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। जिस तरह के सोल्यूट और सॉल्वेंट रहेंगे उस पर हम निश्चित करेंगे। अब यहाँ पर दूसरा लेंगे कि इसको हमने लिक्विड ले लिए, सॉल्वेंट को, इसको लेंगे हम सॉलिड, इसको हम लेंगे लिक्विड, सोल्यूट को, इसको लेंगे हम लिक्विड वाला, इसको लेंगे हम लिक्विड सोल्यूट सॉल्वेंट को, सोल्यूट को लेंगे हम गैस। ये दूसरा टाइप्स हो गया। इसमें मोहल्लिल की नोयत ठोस थी, मुनहिल बदला ठोस माय गैस। इसमें मोहल्लिल की नोयत जो है माय की है, मुनहिल बदले ठोस माय गैस। इसी तरह से हम मिश्रण लेंगे, सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, आप क्या लेंगे गैस। गैस का मुनहिल अगर मोहल्लिल रहता है या सॉल्वेंट रहता है तो क्या होगा, गैस का अगर से सॉल्वेंट है, यहाँ पर मोहल्लिल जो है गैस का है, तो यहाँ पर गैस का हम लेंगे मुनहिल। समझ में हमने सॉलिड वाला, फिर लेंगे लिक्विड वाला, फिर हम लेंगे गैस वाला। यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर सॉलिड का तैयार होगा, ठोस को ठोस में अगर से लिया जाए तो क्या तैयार होगा, दैट इज अलाय ऑफ ब्रास या ब्रॉन्ज वगैरह। यहाँ पर दूसरा एग्जांपल लेंगे हम, लिक्विड को ठोस में डाले, यानी यहाँ पर हमने सोडियम मेटल को अमालगम में डाले, पारे में डाले, सोडियम अमालगम तैयार हो जाता। इसी धातु को पारे के अंदर डाल दिए, यानी यहाँ पर जो है अगर हम मुनहिल को अगर से मोहल्लिल में ले रहे हैं तो वहां पर जो है उसकी नोयत तो वहां पर तैयार होगा अमालगम ऑफ मेटल। उसके बाद में जो है फिर हम लेंगे हाइड्रोजन गैस, इन निकेल वगैरह या प्लेटिनम वगैरह का भी ले सकते हैं इस टाइप का। ये सॉलिड एंड लिक्विड का जो है यहाँ पर एग्जांपल लेंगे आयोडीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, दूसरा एग्जांपल। लिक्विड का एग्जांपल हम लेंगे इथिल अल्कोहल इन वाटर। गैस एंड लिक्विड का एग्जांपल लेंगे हम कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह जो आते हैं ये एग्जांपल यहाँ पर इसका लेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे सॉलिड और गैस का एग्जांपल। सॉलिड और गैस का एग्जांपल हम देखेंगे आयोडीन इन एयर। उसके बाद में लिक्विड और गैस का एग्जांपल देखेंगे आप क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन। और उसके बाद में गैस और गैस का एग्जांपल देखेंगे हम, दैट इज ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन, दैट इज एग्जांपल एयर। इस तरह से एग्जांपल यहाँ पे मुख्तलिफ टाइप्स के जो सॉल्यूशन तैयार हो रहे हैं। सॉलिड का होगा, उसके बाद में लिक्विड सॉलिड का, उसके बाद में गैस सॉलिड का, उसके बाद में सॉलिड लिक्विड का। इस तरह से जो है यानी यहाँ पर अगर से मोहल्लिल अगर से ठोस लेते हैं तो मुनहिल मुख्तलिफ ठोस माय गैस लेकर देखेंगे, मोहल्लिल अगर से माय लेते हैं तो मुनहिल ठोस माय गैस लेकर देखेंगे। उसके एग्जांपल आपको देखे हमने, मोहल्लिल अगर से गैस लेते हैं तो मुनहिल ठोस माय गैस लेके उसके हिसाब से जो एग्जांपल आपने याद कर देखे। ये क्या है, इसमें एग्जांपल्स हो गए। इस तरह से जो मुख्तलिफ सॉल्यूशंस तैयार होते हैं। वैसे एक्चुअली देखा जाए तो कैसे मादा की 3 हालतों पे माइलोरी की नोयत मुनस्सिर करती है, वो यहाँ पर आपको पता चलता है। ठोस माय गैस, इस पर से मादा की नोयत में से हम मुनहिल ठोस रखेंगे या मोहल्लिल ठोस रखेंगे, या मुनहिल को ना रखेंगे मोहल्लिल को ठोस रखेंगे वगैरह वगैरह। इस टाइप की जो है जो यहाँ पर एग्जांपल्स देखिए और उसको स्टडी करेंगे आप। अब इस बात में हमको देखना है कि ट्रू सॉल्यूशन जो बना है, ये ट्रू सॉल्यूशन जो हकीकी वैल्यू बना है इसमें ज़रात सामत छोटी होती है, और यहाँ पर ज़रात सामत छोटी होने के साथ साथ जो है हमको जो है वो मुख्तलिफ खुसूसियात को हासिल करना है या उसको मुख्तलिफ फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ स्टडी करेंगे इसका
मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मोलैरिटी किसको कहेंगे हम यहाँ पर? ये मोलैरिटी यानी क्या है, मोलैरिटी को किस तरह से वादे करेंगे? तो मोलैरिटी जो है 1 लीटर हजम वाले महलूल में मौजूद वहां पर जो है मुनहिल के मोल की तादाद जो है वो क्या कहलाती है? मोलैरिटी। यानी कितना होना चाहिए? 1 लीटर हजम रखने वाला महलूल जो है, कितना? 1 लीटर हजम रखने वाला महलूल जो है उसके अंदर मौजूद हो मुनहिल के मोल की तादाद जो है वो क्या कहलाती है? मोलैरिटी। मोलैरिटी जो है किसे कहते हैं हम? 1 लीटर हजम रखने वाले महलूल के अंदर मौजूद मुनहिल के मोल की तादाद, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 1 लीटर। 1 लीटर महलूल में मौजूद मुनहिल के मोल की तादाद को क्या कहते हैं हम? मोलैरिटी कहते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन आ गया। तारीफ समझ में आई कि मुनहिल कितने मौजूद है? कितने में? 1 लीटर हजम रखने वाले महलूल में कितना हजम होना चाहिए? 1 लीटर हजम होना चाहिए महलूल का। उस 1 लीटर हजम रखने वाले महलूल में जो है मुनहिल के मोल की तादाद क्या कहलाती है? उसकी मोलैरिटी कहलाती है। मोलैरिटी डेफिनेशन। अब उसके बाद हमको देखना है मोलैरिटी, क्या प्रॉपर्टी हमको देखना है? मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या है कि 1 किलोग्राम कमियत रखने वाले मोहलिल में मौजूद, कायने 1 किलोग्राम कमियत रखने वाले मोहलिल में मौजूद मुनहिल के मोल की तादाद को मोलैरिटी कहते हैं। मोलैरिटी और मोलैरिटी में फर्क देखो क्या है। ये क्या कर रहा है यहाँ पर? देखो यहाँ पर हम कहेंगे नंबर ऑफ, सेम वर्ड है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मुनहिल की मोल की तादाद, कायने मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। काय का आ गया यहाँ पर? सॉल्वेंट का आ गया। यहाँ पर क्या था? सॉल्यूशन का था। ये क्या का था? सॉल्यूशन का था। ये जो मोलैरिटी का, मोलैरिटी में फर्क क्या है? मोलैरिटी क्या कह रही है कि 1 लीटर हजम रखने वाले महलूल में मौजूद मुनहिल के मोल की तादाद को मोलैरिटी कहते हैं। सिंबॉलिकली ऐसे बात करते हैं। और मोलैरिटी किसको कहते हैं? मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट। 1 किलोग्राम कमियत रखने वाले मोहलिल में मौजूद, 1 किलोग्राम कमियत रखने वाले मोहलिल में मौजूद मुनहिल के मोल की तादाद को मोलैरिटी कहते हैं। सिंबॉलिकली से याद उस फर्क समझ में आपको? मोलैरिटी किसे कहते हैं हम? मोलैरिटी हजम पर मुनसर करती है महलूल के, और मोलैरिटी कमियत को मुनसर करती है मोहलिल के सॉल्वेंट की। और उसके बाद में हमको देखना है मोल। मोल की कसर किसे कहते हैं? मोल्स किसे कहते हैं? दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, सिंबॉलिकली वादे करेंगे इसको x से। अब ये सिंबॉलिकली x से जो x1 से जो वादे कर रहे हैं हम, इसको हम किस तरह से स्टडी करेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट यानी मोहलिल, मोहलिल की मोल की कसर यानी क्या? तनासुब। अब मोहलिल की मोल की तादाद काय में? कुल मोल की तादाद में, यानी महलूल के मोल की तादाद में। महलूल सब लोग फर्क कर रहे हैं। मोल ऑफ सोल्यूट एंड मोल ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट को आगे कर रहा है n1 से, और नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट को आगे कर रहा है n2 से। सिंबॉलिकली इन्हें मोल की तादाद मुनहिल के कितनी है? n2 है, और मोहलिल मोल की तादाद कितनी है? n1 है। अब मुनहिल और मोहलिल मिलाते तो क्या बन जाता है? महलूल। यहाँ पर मुनहिल और मोहलिल मिलकर क्या बनता है? महलूल बनता है। यहाँ क्या लेंगे? n1 जमा n2, यानी क्या हो जाएगा?
सॉल्यूशन क्वांटिटी। महलूल के मोल की तादाद, महलूल के मोल की तादाद कैसे आएगी? मुनहिल और मोहलिल जब मिल जाएंगे तो काय की मोल की तादाद आएगी? महलूल के मोल की तादाद। या उसको कहते हैं कुल मोल की तादाद, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। कुल मोल की तादाद या टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन कहा जाता है उसको, जिसको हम N1 जमा N2 से बात करते हैं। यहाँ पर आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। इसको बात कर रहा हूं सॉल्वेंट के लिए। सॉल्वेंट की मोल की कसर कितनी है? N1। सॉल्वेंट की मोल की कसर N1 अपॉन महलूल के मोल की तादाद। महलूल के मोल की तादाद क्या है? N1 जमा N2। यानी हम ये कहेंगे कि मोहलिल के मोल की कसर जो रहती है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज ऑलवेज इक्वल टू N1 अपॉन N1 जमा N2। मोहलिल के मोल की कसर जो है काय के बराबर है? N1 बटे N1 जमा N2 के बराबर। जबकि N1 क्या है? मोहलिल के मोल की तादाद है। N1 जमा N2 क्या है? महलूल के मोल की तादाद है, जिसमें मुनहिल भी मौजूद है और मोहलिल भी मौजूद है। यानी कुल मोल की तादाद। कुल मोल की तादाद से हम मोहलिल के मोल की तादाद ले ले तो मोहलिल के मोल की तादाद और कुल मोल की तादाद के तनासुब क्या कहेंगे? मोहलिल के मोल की कसर कहेंगे, जिसको हम सिंपल का वाज़े करें x1 से वाज़े करें x1 इक्वल टू N1 अपॉन N1 जमा N2। इसको क्या कहते हैं? मोहलिल के मोल की कसर। ये फाइंड N1 क्या है? मोहलिल के मोल की तादाद है। N2 क्या है? मुनहिल के मोल की तादाद है। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट इज N2, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट इज N1। यहाँ पर N1 जो है मोहलिल के मोल की कसर है, इन्हें सॉल्वेंट के मोल की कसर है, और N1 जमा N2 क्या है? महलूल के मोल की कसर है। महलूल कैसे बना? मुनहिल और मोहलिल दोनों को मिला दिया तो महलूल बनाएगा। हम यहाँ क्या निकाल रहे हैं? मोहलिल के मोल की कसर। मोहलिल के मोल की कसर क्या है कि मोहलिल के मोल की तादाद बटे कुल मोल की तादाद या महलूल के मोल की तादाद के तनासुब को, मोहलिल के मोल की तादाद और महलूल के मोल की तादाद के तनासुब को मोहलिल के मोल की कसर कहते हैं। दैट इज द डिफरेंस। ये होगी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज ऑलवेज x1 इक्वल टू N1 अपॉन N1 जमा N2। क्या ये? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट टू द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। दैट इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट टू द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन की मोल की तादाद है N1 जमा N2। यहां पर रिमाइंड करने के लिए लिखता हूं N1 इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्वेंट, N2 इज इक्वल टू मोल ऑफ सोल्यूट, और N1 जमा N2 क्या है? मोल ऑफ सॉल्यूशन या टोटल नंबर ऑफ मोल्स कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? टोटल नंबर ऑफ मोल्स। N1 जमा N2। यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट किस तरह से रह रहा कि मोहलिल की मोल की तादाद बटे कुल मोल की तादाद के तनासुब को मोहलिल की मोल की कसर कहते हैं। ये पहली डेफिनेशन आपको वाज़ेह। दूसरी डेफिनेशन आपको लेना है इसकी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। किसका लेना है हमको? सोल्यूट का। इसको वाज़ेह करता हूं मैं x2 से। सिंबॉलिक का ऐसे वाज़ेह करता हूं कसर को x1 से सॉल्वेंट के लिए और x2 से सोल्यूट के लिए। अब मुनहिल के मोल की कसर, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू मोल क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट N2। मुनहिल के मोल की तादाद कितनी है? N2 है। इसका तनासुब किससे लेंगे? महलूल के कुल मोल की तादाद। महलूल के कुल मोल की तादाद क्या है? N1 जमा N2। दैट इज x2 इक्वल टू क्या आया? N2 बटे N1 जमा N2। मतलब क्या होगा कि मुनहिल के मोल की कसर जो है मुनहिल के मोल की तादाद बटे कुल मोल की तादाद के तनासुब को क्या कहते हैं? मुनहिल के मोल की कसर कहते हैं। मुनहिल के मोल की तादाद बटे कुल मोल की तादाद के तनासुब को मुनहिल के मोल की कसर कहते हैं। यहाँ पर वाज़ेह होगा द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट टू द टोटल नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। यहाँ पर जो है, यहाँ पर N2 बटे N1 जमा N2 क्या कहते हैं हम? यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ये मुनहिल के मोल की कसर जो है किसके बराबर है? N2 बटे N1 जमा N2 के बराबर है। N1 बटे N1 जमा N2 क्या है? मोहलिल के मोल की कसर है। ये मुनहिल के मोल की कसर है। मोहलिल के मोल की कसर क्या है? मोहलिल के मोल की तादाद बटे कुल मोल की तादाद।
मुनीम के मोल की कसर क्या है? मुनीम के मोल की तादाद बटे कुल मोल की तादाद। अब यहाँ पर ये दोनों को ले लिया जाए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट और मोहलिन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, दोनों को मिला जाए वैल्यू का बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? इट इज यूनिक वन। कैसे? इसमें कीमतें रखेंगे हम। x1 की कीमत क्या है? n1 बटे n1 जमा n2। x2 की कीमत क्या है? n2 बटे n1 जमा n2 इक्वल यहाँ पर x1 जमा x2 लेगा। यहाँ पर बेस सेम है इसलिए इसकी जमा होगी n1 जमा n2 बटे n1 जमा n2 इक्वल टू x1 जमा x2। दैट इज कैंसिल आउट होगा, कितना आएगा 1। इसमें क्या करें? x1 जमा x2 इक्वल क्या रहता है 1। यानी मोल की कसर जो है वो मुनील और मोहम्मद की मोल की कसर मिलाते तो कितनी रहती है? वो हमेशा हमेशा यूनिक रहती है। दैट इज x1 जमा x2 इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास ये होगा अगला कंसेप्ट। कौन सा देखिए हमने? देखो मोलैरिटी देखिए। मोलैरिटी क्या है? महलूल में 1 लीटर महलूल में मौजूद वहां पर जो है मुनील की मोल की तादाद 1 लीटर हजम रखने वाले महलूल में मौजूद मुनील की मोल की तादाद क्या कहलाती है? मोलैरिटी। फिर हमने देखी मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या है? कि 1 किलोग्राम कमियत रखने वाले मोहलिन में मौजूद मुनील के मोल की तादाद को मोलैरिटी कहते हैं। ये मोहलिन को मुनस्सब करती है मोलैरिटी। मोलैरिटी महलूल को मुनस्सब करती है। अब यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या है? मोहलिन के मोल की तादाद बटे कुल मोल की तादाद को मोहलिन के मोल की कसर कहते हैं। मुनील के मोल की कसर क्या है? मुनील के मोल की तादाद बटे कुल मोल की तादाद को क्या कहते हैं? मोहलिन के मोल की कसर कहते हैं। मोहलिन और मुनील के मोल की कसर हमेशा कितनी रहती है? यूनिक रहती है, 1 रहती है। ये हमने यहाँ साबित कर। इसके बाद में आपको देखना है कि मुनील 2 तरह के रहते हैं। एक हम जो मुनील ले रहे हैं दैट इज वोलाटाइल और दूसरा इस्तेमाल कर रहे हैं नॉन वोलाटाइल। यानी मुनील तो हम 2 तरह के ले सकते हैं, एक तैरान पजीर और दूसरा कौन सा? गैर तैरान पजीर मुनील। इसको हम कहाँ मिलेंगे? इन द सॉल्वेंट। इससे क्या मिलेगा हमको? वे आर ऑब्टेनिंग ए सॉल्यूशन। यहाँ पर जनरली हम मुनील को गाय से ले रहे हैं तो तैरान पजीर लेंगे या गैर तैरान पजीर लेंगे। तैरान पजीर की नूरियत के अंदर मोहलिन के अंदर मिला तो महलूल कौन सा तैयार होता है? और गैर तैरान पजीर के अंदर मुनील को अगर से लेते हैं मोहलिन के अंदर कौन सा महलूल तैयार होता है? कि हमको उसको अलग अलग इसके अंदर पार्ट्स के अंदर स्टडी करना है। सबसे पहले कि महलूल जो बनता है वो डिपेंड करता है दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग। कौन से फैक्टर्स पे वो डिपेंड करता है? दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग टू द सोल्युबिलिटी। कि हम क्या ऐड कर रहे हैं? मुनील को ऐड कर रहे हैं। गाय में मोहलिन में क्या बन रहा? महलूल बन रहा। यहाँ पर हम जो है मुनील ऐड कर रहे हैं गाय में मोहलिन में क्या मिल रहा? हमको महलूल मिल रहा है। मुनील को मोहलिन में मिलाने पर महलूल की तैयारी के लिए हमारा सीधा नजरिया है महलूल की तैयारी के लिए। ये लास्ट ईयर हमने देखे हुए। लेकिन महलूल की तैयारी के दौरान यानी मुनील कितना हल होगा कितना नहीं होगा ये हल पजरी। तो हल पजरी जो है सोल्युबिलिटी, तो सोल्युबिलिटी पर कौन से अवामिल मुनस्सिब करते हैं ये यहाँ पर देखिए आप। सबसे पहला है नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। राइट, सबसे पहले मुनस्सिब करेगा मुनील और मोहलिन कौन सी नोयत का है? उस नोयत की हल पजरी आपको मिलेगी। मुनील तैरान पजीर है कि गैर तैरान पजीर है? मोहलिन ठोस है कि माय है कि गैस है
यानी यहाँ पर मात्रा की 3 हालतों में सिर्फ जाना पड़ेगा। मुनील तैरान पजरी का गैर तैरान पजरी ये भी देखना पड़ेगा। यानी हल पजरी का मुनस्सिर करेगी मुनील कौन सी नोयत का लेवा है और मोहल्लिल कौन सी नोयत का लेवा है, इस पर हल पजरी मुनस्सिर करेगी। हल पजरी के लिए जरूरी है कि वहां पर जो है मुनील कौन किस तरह से होने चाहिए, एक तो गैर तैरान पजरी होना चाहिए। गैर तैरान पजरी मुनील जो है वो उसके अंदर जो है मोहल्लिल के अंदर आसानी से हल हो जाता है। तो इस तरह से जो है यानी हल पजरी जो है इसको मुतासिर करने वाली सबसे पहली चीज कौन सी है, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। कि मुनील कौन सी नोयत का है, मोहल्लिल कौन सी नोयत का है, इस पर मुनस्सिर करेगी हल पजरी। महलूल की हल पजरी या महलूल किस हल पजरी का तैयार होगा, कितनी हल पजरी को तैयार करेगा। सोल्यूबिलिटी जो है सिंबॉलिकली ऐसे बातें करते हैं लास्ट आयनिक तवाज़ुन के अंदर हमने देखे थे। तो हल पजरी कितनी रहेगी, हल पजरी का आगे मुनस्सिर करेगी मुनहिल और मोहल्लिल की नोयत पर मुनस्सिर करेगी कि मुनील ठोस है कि मां है कि गैस है, फिर उस पर तैरान पजरी है कि गैर तैरान पजरी है, उसके बाद में मोहल्लिल कौन सा है, ठोस है कि मां है कि गैस है, इस पर भी जो है इस नोयत पर भी जो है वहां पर हल पजरी मुनस्सिर करती है। ये सबसे पहला फैक्टर है। सबसे पहला जो है हल पजरी के लिए कौन सा आता है, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। दूसरा आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी तपिश को मुनस्सिर करेगी, बिल्कुल तपिश जिस तरह से रहेगी उस तरह से हल पजरी रहेगी। यहां पर दो तरह की हल पजरी के हम देखेंगे। एक देखेंगे एंडोथर्मिक के अंदर, एंडोथर्मिक रिएक्शन that is we are taking KCl in water. जब हम पोटेशियम क्लोराइड नमक को जो है पानी के अंदर हल करेंगे, यानी मुनील कौन सा है, पोटेशियम क्लोराइड, मोहल्लिल कौन सा है, पानी। यहाँ पर सोल्यूट का काम ये कर रहा है, सॉल्वेंट का काम कर रहा है। आपको तेजाब ऐसा से जो मुनील का वहां पर मिला है महलूल। तो यहाँ पर ये कौन सा रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, यानी इसके अंदर हरारत दाखिल हो रही है, दैट इज हीट इज एब्सॉर्ब्ड। हरारत जस्ट करने का अमल है। एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सा है, हरारत जस्ट करने का अमल है। यहाँ पर ये देखिए कि तपिश जो है यहाँ पर जो है इस पर यह अमल मुनस्सिर करता है, कौन से, इस पर एंडोथर्मिक रिएक्शन। नोयत कौन सी है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। यहाँ पर एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर जो है दैट इज सोल्युबिलिटी ऑलवेज इंक्रीज बिकॉज टेंपरेचर इंक्रीजेस। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर क्या होता है, टेंपरेचर बढ़ता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन अगर जो है एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर बढ़ती है, सोल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। हल पजरी बढ़ते जाने वाला जो अमल है वो कायम होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। इसका एग्जांपल मैंने बताया आपको, केसिल को अगर जब पानी में डालते हैं, पोटेशियम क्लोराइड नमक को अगर जब पानी के मोहल्लिल के अंदर डालते हैं तो वहां पर एंडोथर्मिक यानी तपिश बढ़ती है, यानी कि वहां पर हल पजरी बढ़ती है। इसका मतलब क्या हो गया, एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर हल पजरी का बढ़ने का अमल होता है, तपिश को मुनस्सिर। दूसरा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी जहां पर हरारत खारिज होने का अमल होता है, हरारत का खारिज करने का अमल होता है, उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर हम कहेंगे कि कैल्शियम क्लोराइड को अगर जब पानी डालते हैं, क्लोराइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, यहाँ पर हम उसकी क्वांटिटी जो है इस तरह से लेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस ट्वाइस ऑफ HCl। यहाँ पर मोहल्लिल का काम कौन कर रहा है, कैल्शियम क्लोराइड दैट इज सोल्यूट। मोहल्लिल का काम कौन कर रहा है, वाटर। इस अमल में हरारत खारिज हो रही है, डेल्टा H इज नेगेटिव। हरारत खारिज होने का अमल है, इस अमल में हरारत जज्ब हो रही है, डेल्टा H इज ऑलवेज पॉजिटिव। एंडोथर्मिक अमल में क्या होता है, हरारत जज्ब होती है। एक्सोथर्मिक अमल में क्या होती है, हरारत खारिज होती है। तो हरारत खारिज होने का अमल है। यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर जो है टेम्परेचर कम होता है,
फॉल्स होता है, टेम्परेचर डिक्रीजेस, दैट मीन्स एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है, दैट इज सोल्युबिलिटी डिक्रीजेस। सोल्युबिलिटी डिक्रीज होती है काय में, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। एंडोथर्मिक रिएक्शन में सोल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यहां पर मुनिहिल मोहलिल बना महलुल, अमल कौन सा है, एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है हलबजरी का। मुनिहिल मोहलिल महलुल बना, हरारत वहां पे जस्ट कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में वहां पर जो है तपिश का बढ़ने का रखा हुआ। इसका मतलब क्या है कि हलबजरी बढ़ती है, इसका मतलब तपिश पर मुनस्सिर, यहाँ पर जो है तपिश पर मुनस्सिर करती है। दैट इज द नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, इसको मुनस्सिर करती है हलबजरी। दैट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोल्युबिलिटी। जैसे वहां पर तपिश बढ़ेगी या कम होगी, इस पर हलबजरी मुनस्सिर करेगी। तो उसको दो तरह के अमल से देखा मैंने, एक देखा हरारत फिशामल एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और दूसरा देखा एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी हरारत सितामल। इसके जरिए हम वाज़ेह करें कि हरारत सितामल में एंडोथर्मिक रिएक्शन में हलबजरी बढ़ती है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर हलबजरी कम होती है। ये दूसरा पार्ट हमने इसके अंदर देखे। यहाँ पर जो है उसके बाद में तीसरा जो है यहाँ पर हमको देखना है कि हलबजरी और काय में मुनस्सिर करती है।